अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जनरल राहील शरीफ ने जाते जाते भी अपने खिताब में करप्शन के खात्मे का जिक्र किया है। इसके अलावा प्रोग्राम में बात होगी पनामा लीक्स में क्या कोई नया मोड़ आया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 2016 को कराची से जो बड़ी तादाद में असले का जखीरा मिला था। अजीजाबाद के एक घर की पानी की टंकी से बड़ी तादाद में असला और गोलियां मिली थी और इसमें जो है जदीद असला था और ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की बताई जा रही थी। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि चंद दिनों में हम जो मुल्जिमान हैं उनको भी पकड़ लेंगे, ये भी तफ्तीश करेंगे कि ये असला कहां से आया, कैसे आया और किसका है ये असला। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी जो कि 5 अक्टूबर को हुई। लेकिन आज जो रिपोर्ट पेश की है, ऐसा लगता है पुलिस ने जो दावे किए थे वो सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं। बड़ी तादाद में जो असला मिला था वो किसका है, वो कहां से आया और कैसे आया, पुलिस ये पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस ने मुल्जिमान का सुराग भी नहीं लगाया है, इसमें भी पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुश्ताक मेहर साहब ने कहा था कि इस असले का ताल्लुक नेटो से लगता है, नेटो का असला है और रॉ से भी इसका ताल्लुक लगता है। और ये भी साथ साथ कह गए थे मुश्ताक मेहर साहब जिस दिन ये असला कराची की पुलिस ने बरामद किया था कि इसके पीछे कोई सियासी जमात और सियासी जमात के सीनियर लोग लगते हैं। लेकिन ना तो कोई रॉ का लिंक साबित हुआ है, ना अब तक यह साबित हुआ है कि यह असला नेटो का है, ना किसी सियासी जमात का लिंक इस असले से इस्टेब्लिश कर सकी है पुलिस। जिस घर की टंकी से यह असला निकला था उस घर के मालिक या जो किराएदार वहां पे थे या इससे पहले यह घर किसका था, उन लोगों का सुराग लगाने भी पुलिस मुकम्मल नाकाम हुई है। आज पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की अदालत में उसमें इस केस को ए क्लास करने का कह दिया है और अदालत ने इस रिपोर्ट को तस्लीम कर दिया है। यानी कि अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो यह केस अब बंद है, इस पर एक्टिव तफ्तीश नहीं होगी। यह कहा जा सकता है कि असला तहखाने से सर्द खाने की नजर हो गया है, क्योंकि अब इसमें इस केस में कोई एक्टिव जो है तफ्तीश होती हुई नहीं नजर आती। ऐसा क्यों हुआ है, क्यों पुलिस नाकाम हुई है इस केस में जो आज चालान उन्होंने पेश किया? ना तो मुल्जिमान पकड़े गए, ना तो असले का पता चल सका कि वो कहां से आया, किसका था और कैसे आया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब मौजूद है और इस पुलिस का मौकिफ भी लेंगे। असलम खान साहब, ये बहुत बड़ी तादाद में जो है असला पकड़ा गया था। इनफैक्ट असलम खान साहब, मैं आपसे इस पर बात करूंगा। डीआईजी वेस्ट जुल्फिकार लारिक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जुल्फिकार साहब, ये क्या हुआ है? बड़ी तादाद में असला पकड़ा गया और इस हवाले से बड़े बड़े दावे भी किए गए थे। जरा मैं सुनवा देता हूं पहले मुश्ताक मेहर साहब ने कहा क्या था, सुनिए जरा। ये एक सियासी जमात का कारकुन जो कि गिरफ्तार हुआ था, उसकी निशानदेही पर 90 के करीब एक मकान से जो कि कुछ अरसे से बंद था उसमें से छापा मारा गया और उसकी टैंकी में से बहुत भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में असले की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है। उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। असला जो है वो आपको पता है हताखोरी और दूसरे जो नाजायज़ काम होते थे, चाइना कटिंग वगैरह, उन पैसों से खरीदा गया। लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। इस असला बरामद से जुड़े हुए अहम नुकात मुश्ताक मेहर साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। जुल्फिकार साहब, बताइए जरा कि इतनी बड़ी तादाद में कराची की तारीख में इतना बड़ा असला कभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस क्या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है मुल्जिमान का पता लगाने में और यह पता लगाने में कि असला किसका था और कैसे यहां पहुंचा? देखिए जी, ये मैं पहली बात तो इस तासुर की मुकम्मल नफी करता हूँ कि इस केस की तफ्तीश मुकम्मल हुई है, बंद हुई है, पुलिस ने केस को क्लोज किया है या पुलिस इसमें नाकाम हुई है। बल्कि मैं यहाँ पर अगेन इस बात को रिपीट करूँगा कि ये पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी थी और इसको अंडरमाइन ना किया जाए। बाकी जहां तक ताल्लुक है इसमें बंदों के गिरफ्तार होने का या तफ्तीश का, देखिए कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है ये इंस्तादे दहशतगर्दी कानून के तहत 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करानी होती है, एक इंटरम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करानी होती है। इसका मतलब कतई नहीं होता कि ये केस क्लोज हो गया है। इस केस की तफ्तीश अभी जारी है और इसमें हमारे पास कुछ इब्तदाई शवाहिद भी मौजूद हैं जिसके मुताबिक हमें ये यानी उन बंदों को अरेस्ट करना है जिन्होंने ये स्टोर किया, जिन्होंने स्मगल किया या जिनको
इसमें अगर अभी भी तफ्तीश जारी है तो क्या वजह है जुल्फिकार साहब कि आप लोगों ने जो है ए क्लास किया है इस केस को? अगर आप चाहते तो अबूरी चालान पेश कर सकते थे, मजीद वक्त मांग सकते थे। नामालूम अफराद जो इस केस से जुड़े हुए हैं और उनके हवाले से सेक्शन 512 पर मफरूर होने का उन पर ये दावा कर सकते थे। ये कुछ नहीं किया, आप लोगों ने डायरेक्ट ए क्लास कर दिया इस केस को। इसका मतलब जितने भी मैंने लॉयर से बात की वो कहते हैं कि आप समझ लें कि केस क्लोज है। देखिए, मैं आपको कुछ इसमें कानूनी पहलू वाजे कर दूं। सबसे पहली बात कि 512 का चालान तब होता है जब केस नॉमिनेटेड होता है। जब एफआईआर में अक्यूज के नाम होते हैं उसके बाद अगर वो अरेस्ट न हो तो 512 में चालान होता है। क्योंकि ये एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ थी। जब एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ होती है तो वो केस ओपन रहता है, वो क्लोज नहीं रहता। ये रिपोर्ट 30 दिन की एक रिक्वायरमेंट है कानून के तहत। उस कानून के तहत ये रिपोर्ट पुलिस को जमा करानी थी। इसमें मुकम्मल तौर पर ये पुलिस को कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो अपनी तफ्तीश जारी रखे और ये तफ्तीश हमारी जारी रहेगी और हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। असलम खान साहब, आपने रिपोर्ट किया है इस पर, जरा बताइएगा कि ए क्लास कर दिया है, तासुर ये मिल रहा था केस बंद हो गया है। जुल्फिकार साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, तफ्तीश जो है इस केस में जारी रहेगी। तासुर वो दुरुस्त कह रहे हैं कि बंद नहीं हुआ, किसी भी वक्त दोबारा खुल सकता है। लेकिन जो बात आपने की कि दाखिल दफ्तर जरूर हो गया है केस, जो आपने बात की कि अगर अबूरी चालान जमा कराते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ये 173 की दफा के तहत एक जो चालान जमा कराया गया है उसके तहत अभी ये कहा गया है कि फिलहाल इस वक्त तक मुल्जिमान का कोई सुराग नहीं मिल सका है। जब मुल्जिमान का सुराग दोबारा मिलेगा फिर ये मुकदमा दोबारा रीओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बात की कि मुल्जिमान तक नहीं पहुंच सके तो ये तो नाकामी बहरहाल है। 5 अक्टूबर को असला मिला और अब इस तारीख तक अगर मुल्जिमान तक नहीं पहुंचा जा सका और तफ्तीश जारी है, और यह कहा गया था कि एक गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदेही पर असला मिला, यह कहा गया था कि सियासी जमात राज से ताल्लुक लंदन के रहनुमा फिर भी अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो यकीनी तौर पर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है उसमें कमजोरियां हैं। ये एक पहले भी हम इससे बात करते रहे। जुल्फिकार साहब, ये बड़ा अहम पहलू है जुल्फिकार साहब के। देखिए, जिस दिन ये असला आप लोगों ने पकड़ा और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी थी, हम तमाम चैनल्स ने इस पे प्रोग्राम किया और आपको जो है अप्रिशिएट किया कि इतनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके चंद घंटे बाद आके असला बरामद करने के बाद मुश्ताक मेहर साहब आकर बहुत सारी बातें कर जाते हैं कि जो चाइना कटिंग होती है, जो भत्ताखोरी होती है, उस पैसे से ही असला खरीदा गया। ये उनको चंद घंटे में पता चल गया। सियासी जमात का कोई सीनियर कारकुन या सियासी जमात इसमें मुलव्वस है, ये चंद घंटे में उनको कैसे पता चल गया। ये भी उन्होंने कह दिया कि मुहर्रम में कोई बड़ा अटैक करने वाले थे, नेटो का असला है, रॉ का असला। ये तमाम बातें उन्होंने की जिसको मेरे प्रोग्राम में उसी दिन आके रिजेक्ट किया आईजी साहब ने, एडी ख्वाजा साहब ने। उन्होंने कहा नहीं, हम तफ्तीश करेंगे। तो ये मामला क्या है? कैसे मुश्ताक साहब को उस दिन फौरी तौर पर यह पता चल गया और आज तकरीबन 50 दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन से ना तो रॉ का लिंक मिला है, ना तो नेटो का कोई लिंक मिला है, ना तो सियासी जमात का कोई लिंक मिला है? देखिए जी, उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, मैं बिल्कुल उसकी अभी भी तायद करता हूँ। उस वक्त जो रिकवरी हुई थी वेपन्स की, वो जिस इलाके से हुई थी उस इलाके में एक मखसूस सियासी जमात का होल्ड है और एडिशनल आईजी कराची ने उस कॉन्टेक्स्ट के तहत ये बात की थी। मगर देखें, वो अभी पहला दिन था, रिकवरी हुई थी। जाहिर है अभी तफ्तीश के तमाम मराइल तय होने थे, तो ये कोई कंक्लूसिव बात नहीं थी। सर, आप समझते हैं ये बहुत ही जिम्मेदारी का सबूत दिया था मुश्ताक मेहर साहब ने कि जिस इलाके से ये असला मिला, क्योंकि उस एक इलाके से सियासी जमात जीती हुई आई है, उनका होल्ड है, तो आप ये इल्जाम लगा देंगे या एक तासुर दे देंगे कि ये असला उस जमात का हो सकता है, उसका रॉ से ताल्लुक हो सकता है? ये आपके ख्याल में जिम्मेदारी का सबूत दिया था मुश्ताक मेहर साहब ने? देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि इसको डाइवर्ट न किया जाए। ये असला जो रिकवर हुआ था, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस इलाके में रिकवर हुआ था जिसके करीब एक सियासी जमात का मरकजी दफ्तर था और उस हवाले से उस कॉन्टेक्स्ट में एडिशनल आईजी ने बात की थी। मगर यहाँ पर ज्यादा जो हमारा फोकस है वो हम इन सियासी मामलात में नहीं उलझते। हमारा फोकस है कि इसमें जो अक्यूज्ड इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाए। और मैंने जैसे बताया आपको कि इसकी तफ्तीश अभी जारी है। इसमें हमारे पास जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में कुछ मालूमात। जुल्फिकार साहब, मैं भी यही कह रहा हूं कि बगैर तफ्तीश के किसी सियासी जमात पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। आपने बिल्कुल तासुर दिया था कि ये असला एमक्यूएम का है। वहां से एमक्यूएम लंदन कहती है कि भोंडा मजाक किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि जिन लोगों ने असला ढूंढा है उन्हीं लोगों का असला हो सकता है। अगर ये आप पहले दिन इस तरह के इल्जाम लगाएंगे, बाद में तफ्तीश में कुछ नहीं निकलेगा, तो फिर वो सियासी लोग तो यही बयानबाजी करेंगे ना, जिससे यकीनन आपका पूरा कराची का ऑपरेशन मुतासिर होता है, ये केस मुतासिर होता है। देखिए, इसमें ये अभी तफ्तीश कंक्लूड नहीं हुई है, ये तफ्तीश अभी जारी है।
इसलिए इस मौके पर भी हम कोई जो इनिशियल बयान दिया गया था उसको रद्द नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने सियासी जमात को इस पे इन्वेस्टिगेट किया, किसी को सियासी जमात के किसी कारकुन को इंटरोगेट किया, इस पे तफ्तीश की है सियासी जमात से? क्योंकि आप लोगों ने एक तासुर तो दिया था कि हो सकती है वो भी इसमें मुलविस। देखें जी, हम जो तफ्तीश करते हैं हम उसमें ये नहीं देखते कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बात यह है कि हमने उस वक्त सिर्फ फोकस इस बात पे किया था कि इसमें कौन से एक्यूज्ड इन्वॉल्व हैं, उनका क्या सियासी बैकग्राउंड है, ये कभी भी हमारा मद्दे नजर नहीं होता। हम फोकस करते हैं एक्यूज्ड पे, वो अभी भी हमारा फोकस है, अभी भी हम उसके लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। हमने उसके तमाम इन्वेस्टिगेशन के जो लवाजमात है उसको पूरा कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ इदारों से तफसीलात ले रहे हैं और ये तफ्तीश अभी जारी है। असलम साहब, इससे पहले भी हमने देखा था जब 90 पे छापा पड़ा था, बड़ी तादाद में असला था। MQM कहती रही हमारा लाइसेंस असला है, उस वक्त भी ये कहा गया नेटो का असला है। ये साबित नहीं हुआ कि वो असला गैर कानूनी उसमें कितना था। अब ये जो बात करें कि हमारा टारगेट जो है वो मुल्जिमान है, सियासी जमात नहीं है, तो आपके ख्याल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जरूरी थी वो करना और ये कहना कि सियासी जमात इसमें मुलविस हो सकती है, सियासी जमात के सीनियर लोग मुलविस हो सकते हैं? उससे उस इल्ज़ाम से बचा जा सकता था। जिस तरह आपने भी बात की कि बगैर तफ्तीश के, और अब 50 दिन बाद भी तफ्तीश में मुल्जिमान तक जो होता है ना खुरा जहां तक पहुंचाता है वहां तक अगर नहीं पहुंच सके तो यकीनी तौर पर अब फायदा हो रहा है। ख्वाजा इजहार भी खुल के बोल रहे हैं आज, और इसके साथ साथ वासिफ जलील ने भी एस्टेब्लिशमेंट का ड्रामा करार दिया उस रोज भी और आज भी। दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन हो या पाकिस्तान, दोनों को खुलकर ये कहने का मौका मिल गया कि उनका मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। पुलिस ने जो बड़ी तादाद में असला रिकवर किया था, अब सवाल है कि ये असला किसका है। जो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस असले के हवाले से ये जिन कंपनियों का है उनको लिखा गया है कि उनसे किन्होंने खरीदा था, किन अफराद ने खरीदा था, अब उस पर बात चली जाएगी। असलम साहब, आप कराची के मामलात को रिपोर्ट करते रहते हैं, ये जल्दबाजी क्या है? आपको याद होगा कुछ महीने पहले राव अनवार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कहा इनका ताल्लुक रॉ से है, जिसके बाद उनको मुअत्तल भी किया गया, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हो सका कि उन्होंने इंडिया जाके रॉ से ट्रेनिंग ली है। तो ये इतनी उजलत में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि आके बता देते हैं फला फला से ताल्लुक है, बाद में जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है या चालान पेश करने की बात आती है तो उस वक्त साबित नहीं होता वो? शहजाद, आपके प्रोग्राम में भी इस पर बात होती रही है और पहले भी कि जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन का जो महकमा है, जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, वो अपनी तफ्तीश बहुत मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा। कराची की जो ऑपरेशनल पुलिस है वो कोई कार्रवाई करती है, कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कहीं ना कहीं नकाइस सामने जरूर आते हैं। मैं माजी में ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं कि जिन्हें खतरनाक दहशतगर्द करार दिया गया, वो बाद में छूट गए। 26 अफराद कत्ल में मुलविस अगर बात करें कि आसिम कैपरी, वो भी कहीं ना कहीं फायदा उठाकर छूट गया और बाद में वो अमजद साबरी और मिलिट्री पुलिस के एहलकारों के कत्ल में दोबारा गिरफ्तार हुआ। पहले भी उसने कत्ल किए थे। अब आपको लगता है असम साहब, मेरे वक्त में आपको लगता है कि जैसे कह रहे हैं जुल्फिकार साहब की तफ्तीश जारी रहेगी, केस बंद नहीं हुआ है, तफ्तीश हम करते रहेंगे? मुश्किल है, मुश्किल लगता है कि ये तफ्तीश जारी रहेगी। जुल्फिकार साहब ठीक है, जुल्फिकार साहब कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। ये कहा गया था कि असला, आईजी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आशूरे के लिए नहीं, कराची में कोई जंग का बंदोबस्त किया जा रहा था। तो यकीनन ये लोग जानना चाहेंगे कि कब तक केस कंक्लूड होगा। ये देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें कि इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें टाइम लगता है। आप ये देखें कि अमजद साबरी का एक हाई प्रोफाइल केस था, कुछ महीने उसमें हमें जरूर लगे, मगर फाइनली वो केस ट्रेस हो गया। इसी तरह और काफी में केसेस की आपको मिसाल, मुझे पता है आपके सीनियर है AIG साहब, आपके सीनियर है मुश्ताक मेहर साहब, लेकिन उनको भी बता देगा कि प्लीज कुछ अगर हम लोग बड़ा काम करें तो फौरन आके ना सारी चीजें बता दिया करें, तफ्तीश के बाद ये चीजें रिवील किया करें। ठीक है, कह रहा था कि इसमें हमें टाइम लगेगा, मगर कि इंशाल्लाह हम इसको मुंतकी अंजाम तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार लाल ने हमें ज्वाइन किया। असलम खान साहब आपका अभी भी शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। जाते जाते भी जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ साहब ने बात की है कि करप्शन का खात्मा जरूरी है। बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल कमर बाजवा ने आज पाकिस्तान आर्मी की कमान संभाल ली है। ऑफिशियली अब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। आज चेन ऑफ कमांड सेरेमनी में रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ साहब ने उनको कमान दी और इस मौके पे राहिल शरीफ साहब ने जो है एक मुख्तसर तकरीर की, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव थी। तमाम इशूज पे उन्होंने बात की। उन्होंने बात की कि ज़र्ब अज़ब की कामयाबियां हमारे सामने है और इसमें ताउन जिस जिस इदारे ने किया है उन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया राहिल शरीफ साहब ने। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया कि जो तमाम चैलेंजेस थे उसमें इन हुकूमतों का भी ताउन शामिल था। यह भी कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान को आगे बढ़ाना होगा
उस पर अमल दरामद लाजिम है। सीपैक के हवाले से भी बात की, कश्मीर के हवाले से भी बात हुई और यह भी कहा है कि इंडिया हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को कमजोरी ना समझे। इसके अलावा बड़ी अहम बात उन्होंने ये भी की कि इदारों का वो इस्तेकाम देखना चाहते हैं और तमाम इदारों को चाहिए कि वो मिलकर ताउन करें एक दूसरे का और एक साथ मिलकर काम करें यकसुई से। तो बड़ा अहम और कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच थी, लेकिन जाते जाते एक दफा फिर राहील शरीफ साहब ने बात की है कि करप्शन का खात्मा जरूरी है। जो बैरूनी खतरात हैं उनको खत्म करने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। उसमें करप्शन वाजे है। करप्शन के हवाले से एक दफा फिर उन्होंने बात की। आज क्या कहा सुनिए। वक्त का तकाजा है कि पूरी कौम और अदारे यकसुई के साथ सूरत हाल का इदराक करें। वैसे बेहतर अंदाज में निपटने के लिए अंदरूनी कमजोरियों खुसूसन क्रिमिनलिटी, करप्शन और एक्सट्रीमिज्म का जड़ से खात्मा करना होगा। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद लाजिम है। करप्शन का खात्मा करना होगा, इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान पर जो है इम्प्लीमेंटेशन वो लाजमी है। यही बात 6 सितंबर 2016 को भी जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब ने की थी। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जो संगीन जराइम है, करप्शन है और दहशतगर्दी है, इसका गठजोड़ है जिसको खत्म करना जरूरी है। ये बात पहले भी कर चुके हैं, सुनिए। इन जराइम, करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ मुकम्मल अमन के हसूल में एक बहुत बड़ी रुकावट और माशरे में अदम इत्मीनान का सबब है। इसे दूर करने के लिए निज़ाम में मौसर और दूररस रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऑपरेशन के भरपूर समरात हासिल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स और रियासत के अदारों को मुकम्मल खलूस नीयत और यकसुई के साथ अपना अपना किरदार अदा करना होगा। तो कई मरतबा गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से जनरल राहील शरीफ साहब ने बात की है। इससे पहले 19 अप्रैल 2016 को जब वो कोहाट में मौजूद थे, वहां पे उन्होंने आर्मी ऑफिसर से बात की। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि अमन और इस्तेकाम मुमकिन नहीं है अगर करप्शन को जो है वो जड़ से नहीं उखाड़ा गया। तो ये बात बार बार होती रही। आज जाते जाते फिर राहील शरीफ साहब ने इस पर बात की है। हम भी प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पनामा में एक नया मोड़ आया है, एक खत लिखा गया है, एक ईमेल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मुबैना तौर पे, उसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे और इस पर बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें प्रोग्राम में आज ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे इमरान इस्माइल साहब। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो जाते जाते आज फिर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब ने की है कि करप्शन का खात्मा लाजमी है? ये अंदरूनी कमजोरियां जब तक दूर नहीं होंगी हम बैरूनी चैलेंजेस का सामना ठीक तरीके से नहीं कर सकेंगे। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहब, बिल्कुल ये बात सही है कि बैरूनी किसी भी जारियत से लड़ने के लिए और ख़ास तौर पे जो हमारे ख़ित्ते में जो ख़तरात पाकिस्तान के इर्द गिर्द मंड लाते हैं या ला रहे हैं या माजी में लाते रहे हैं, उन सब को काबू करने के लिए आपका जो अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूत करना और अंदरूनी इस्तेहकाम, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात हम तमाम सियासी जमातों को भी बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अगर हमें अपने ज़ाती इख्तलाफात को भुला के एक पेज पे भी आना पड़े तो हम आएँ। और मैं ये बात कहते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि इसकी बुनियाद सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त रखी जब 2013 में हमारी हुकूमत बनी। तो तमाम अहम कौमी इशूज़ के ऊपर हमने तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को, लीडरशिप को इकट्ठा किया और मिल के आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। सब की राय को हमने लिया और उसके मुताबिक हमने मुतफ़िक़ा फ़ैसले किए। तो आज भी जो बात हुई है ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने करप्शन की बात की, उन्होंने टेररिज्म की बात की और उन्होंने ये कहा कि जब तक हम अंदरूनी तौर पे इस तरह की तमाम कमज़ोरियों से या पाकिस्तान को जो ये चीज़ें दीमक की तरह चाट रही हैं, जब तक इनसे हम नबुर्द आज़मा नहीं होंगे, इन पे काबू नहीं पाएंगे, यकीनन हमें वो ताकत हासिल नहीं होगी कि हम बैरूनी तमाम ताकत का उस अंदाज से मुकाबला कर सकें जिस तरह मुकाबला करने की इस वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आज तो आप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन माजी में जैसे मैंने भी हवाला दिया, जब भी करप्शन के हवाले से बात हुई या आर्मी चीफ ने गवर्नेंस के हवाले से बात की, ये एक हसास सब्जेक्ट बन जाता है और सिविलियंस जो है, सिविलियन अथॉरिटी जो है वो ये समझती है कि शायद
कोई इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की जा रही है, अपने डोमेन से बाहर निकल के बात करने की कोशिश की जा रही है? ये हमेशा तासुर मिला है हमें। देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के आइन में तमाम जो इदारे हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन को बराह रास्त पकड़ना वो आर्मी का काम नहीं है। ना आर्मी एंटी करप्शन कोई इदारा है, ना आर्मी नैब है, ना आर्मी FIA है। लेकिन ये ज़रूर बात रही है कि माजी में करप्शन के ज़रिए हासिल होने वाला वो पैसा जो टेररिज्म को सपोर्ट करने में इस्तेमाल हुआ, उसके हवाले से ज़रूर आर्मी के अफसरान ने, आर्मी चीफ ने बात की और हुकूमत ने कभी उस पर एतराज़ नहीं किया। अगर एक पैसा करप्शन के ज़रिए, अगर एक पैसा जो है वो अगवा बराए तावान के ज़रिए, अगर एक पैसा भत्ता माफिया के ज़रिए या किसी और तरीके से कोई इल गॉटन मनी हो और वो टेररिज्म को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, और अगर टेररिज्म का नेटवर्क ज़ाहिर है उसकी बेहतरीन तौर पर जो सरकोबी की है वो आर्मी ने की है, हमारी इंटेलिजेंस के इदारों ने की है, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर उन्हें इस बात का सुराग लगा है कि यहाँ पे जो टेररिज्म हुई है, खुदा न खास्ता किसी हवाले से भी मुल्क दुश्मन अनासर ने मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, और जो उन्हें वसाइल मुहैया किए गए हैं या जो वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो सोर्सेज जो हैं वो करप्शन के थे, जैसे मैंने कहा तावान या कोई और इस तरह के सोर्सेज, तो यकीनन उस हवाले से उनका हक है कि वो उन सोर्सेज को पूछ सकें। इस्माइल साहब से जरा इस पर राय जान लूं। इमरान इस्माइल साहब, ये बात पहली दफा नहीं की राहिल शरीफ साहब ने, करप्शन का खात्मा होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि तमाम चैलेंजेस से हम ठीक तरीके से निपटे। आप समझ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आर्मी का काम नहीं है, फौज का काम नहीं है करप्शन खत्म करना, लेकिन इदारों का काम है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इदारों ने जो है कोई 3-3.5 साल में खातर खा कोई पेशरफ्त की हो करप्शन के खिलाफ? देखिए, अगर इदारे अपनी जगह काम कर रहे होते तो शायद आर्मी चीफ को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जी करप्शन का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान से। वो बार बार इसके ऊपर जोर इसलिए दे रहे थे कि ये बात तो तयशुदा है कि करप्शन को जो फंडिंग होती है, टेररिज्म को जो फंडिंग होती है वो करप्शन के पैसे से होती है। और जो अभी तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की, वो बात ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भूल गए जो करप्शन उन्होंने डिफ़ाइन की कि जो अगवा बराए तावान के उससे या और किसी इस तरह के टेररिस्ट एक्ट से पैसा हासिल किया जाता है, वो पैसा कमीशन से हासिल किया हुआ पैसा भी वहीं जाता है, उसके अंजाम उसका वही होता है, चाहे वो डायरेक्टली जाए या इनडायरेक्टली जाए, लेकिन वो जाता वहीं है क्योंकि ब्लैक मनी जो मार्केट में रोल करती है। टेरर फंडिंग एक डिफरेंट चीज है, करप्शन जो है वो डिफरेंट चीज है। टेरर फंडिंग में आप अपना चेक नहीं दिया करते, टेरर फंडिंग में आप अपना चेक नहीं दे सकते, वो इसी तरह से पैसा जाता है जो ये पैसे की जिक्र हो रहा है। तो अगर उसको कर्ब करने के लिए कोई बात करता है तो फिर आपको बुरा लगता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे पब्लिक हो, आपको ये बात बुरी लगती है कि जी करप्शन के ऊपर बात ना करें। अगर करप्शन पे करते भी हैं तो मियाँ साहब की करप्शन पे ना करें, अगर मियाँ साहब का नाम लेना है तो फलाने का नाम ना लें। इस तरह नहीं होता, ये अक्रॉस बोर्ड होनी चाहिए। आपको जिस के ऊपर चीज़ें आती हैं इदारों को हरकत में आना चाहिए। खाली डॉक्टर आसिम को पकड़ के उनको उल्टा नहीं लटकाना चाहिए, खाली शोएब को पकड़ के उल्टा नहीं लटकाना चाहिए। जो करप्शन का आ रहा है सबको इन्वेस्टिगेट करें। मुझे नहीं पता डॉक्टर आसिम ने पैसे चोरी किए या नहीं किए, मुझे नहीं पता शोएब का केस ठीक था या गलत था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहां आपका दिल करता है, जहां बस चलता है, आप वहां डाल देते हैं, आराम से इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, सारी चीज हो जाती है। और अगर यहाँ मामला बरहमन का हो जाता है, वहाँ मामला शूद्रा का होता है। वफाकी हुकूमत का ताउन रहा है, इस हवाले से भी उन्होंने बात की और ये भी कहा कि इदारों में इस्तेकाम आना चाहिए और तमाम इदारों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस पर क्या कहा राहिल शरीफ साहब ने, सुनिए जरा। मैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों और सियासी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका तावन हमारी कोशिशों में शामिल रहा। मैं इदारों के इस्तेकाम और बरतरी पर यकीन रखता हूँ। इस ज़िम्न में मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि तमाम अदारे एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए काम करें। डॉक्टर ताहिर साहब, इस स्टेटमेंट के बाद ये तो वाज़ेह है कि उन्होंने करप्शन के हवाले से निशानदेही जरूर की है, लेकिन ये कहीं नहीं उन्होंने कहा कि फौज ने आके इस करप्शन को खत्म करना है। वो तस्लीम कर रहे हैं कि इदारों का काम है, इदारों ने मिलकर काम करना है। आप ये बताइए कि 3.5 साल में कोई हमें नजर आया हो कि करप्शन पे क्रैकडाउन किया हो? आप टेरर फंडिंग की, किडनैपिंग फॉर रैंसम की बात करें, वो एक अलग इशू है। क्या करप्शन पे क्रैकडाउन किया है आपकी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत के इदारों ने? ये जरा बताइए। देखिए शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि सिर्फ करप्शन जो है, जो आपने प्रोग्राम का मौजू और बार बार आप उस पर बात कर रहे हैं,
जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल राहिल शरीफ, उनकी तकरीर का ये मौजू नहीं था। उन्होंने जो पूरी बात की है उसमें एक ऐसा इशू था जिस पर उन्होंने बात की, बशमूल बहुत सारे और ऐसे इशू ना, बाकी बात की उन्होंने तारीफ की है अदम इस्तेहकाम कर रहे हैं। जहां तक बात है, जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उस तरफ, जहां तक बात है इदारों की, तो यकीनन इदारों के इस्तेहकाम के साथ ही पाकिस्तान का इस्तेहकाम वाबस्ता है। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। अगर पाकिस्तान के इदारे मजबूत नहीं हो तो मुल्क कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। जहाँ तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है कि हमने करप्शन के खात्मे के लिए क्या कोशिशें की हैं, तो ये यकीनन सिर्फ एक वफाकी हुकूमत का काम नहीं है कि वो पूरे मुल्क में जितने भी सूबाई इदारे हैं और हर जगह पे जहाँ पे करप्शन हो रही है वहाँ पे उसका खात्मा हो। करप्शन किन किन महकमों में होती है? करप्शन पुलिस में होती है, करप्शन जो है वो आपके रेवेन्यू स्टाफ के अंदर होती है, आपके पटवारी से लेके ऊपर तक उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि यहाँ पे करप्शन होती है। तो ये सारे का सारा मामला जो है वफाकी हुकूमत का नहीं है। जब तक तमाम सूबाई हुकूमतें इसमें सर जोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते। वो हुकूमतें जो ये कहती हैं कि हमने अपने सूबों में कोई बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ लेके आए हैं, हमारा रोज़ाना का इंटरेक्शन होता है उन सूबे के लोगों से, शहरियों से, दोस्तों से, भाइयों से, किसी तरह की कोई निचली सतह के ऊपर इस तरह की तब्दीली किसी जगह के ऊपर नजर नहीं आती। वफाकी हुकूमत का काम नहीं है, सूबाई हुकूमतों का भी है, लेकिन ना वफाक ने किया है, ना पंजाब ने किया है, ना सिंध ने किया है, ना खैबर पख्तूनख्वा ने किया, किसी ने नहीं किया। तो सर जो आपके डोमेन में आता है, जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे इदारों को दूसरे इदारों में नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, तो जो आपके पीएमएलएन की हुकूमत है उसके हवाले से बात कर लेना। बलूचिस्तान, पंजाब, वफाक, उसमें क्या हमने देखा है कि करप्शन? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये काम वफाकी हुकूमत का ज़रूर है, लेकिन इसके साथ तमाम सूबाई हुकूमतों का ताउन और तमाम सूबाई हुकूमतों का इसके अंदर जो है जो उनका अपना आइनी किरदार है वो उन्हें अदा करना होगा। ये सिर्फ किसी एक फर्द के ऊपर आप उंगली रख के नहीं कह सकते कि फर्द जो है पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा कर देगा। हुकूमत है, हमारे जितने भी हुकूमत है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें सर, एक ब्रेक ले, इसके बाद मैं इस इशू पे भी बात करूंगा और पनामा के हवाले से भी बात करेंगे। उसमें कहा जा रहा है कि एक नया मोड़ आया है, ये नया मोड़ कैसा है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले इमरान इस्माइल साहब, आपने सुना डॉक्टर तारिक साहब कह रहे थे सिर्फ वफाकी हुकूमत का नहीं, सूबाई हुकूमतों का भी काम है। और वाकई अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जिन्होंने इनकलाब के नारे लगाए थे, कोई ऐसे हमें कोई क्रैकडाउन नहीं नजर आया खैबर पख्तूनख्वा में आपने किया हो माजी की जो करप्शन हुई है उनके हवाले से, माजी की जो हुकूमतों पर आप करप्शन के इल्जाम लगाते आए हुए उनके हवाले से। देखिए शहजाद, हमने तो अपने आप से एहतसाब शुरू किया। हम वो वाहिद जमात हैं जिन्होंने अपने एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर्स और मिनिटिंग मिनिस्टर्स तक को एहतसाब के कटहरे में ले गए। हमने अपने मिनिस्टर को खुद अरेस्ट किया कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आप रिज़ाइन करें, पहले आप एहतसाब के कटहरे में आए, क्लियर हो तो फिर उसके बाद दोबारा जाएँ। हमारी तो वैसे ही गवर्नमेंट छोटी सी गवर्नमेंट है, 3 साल का हमारा तजुर्बा है। हम वी आर डूइंग बेस्ट वी कैन। अगर इनको तारिक साहब को नज़र नहीं आ रहा तो ना आए, वो तो आने वाले इंतखाबात में पता लग जाएगा। लेकिन बात यह कि जब यहाँ करप्शन की बात आती है, आपके इदारे क्या कर रहे हैं? आपने रेलवे में 19 अरब रुपया, पीआईए में खरबों रुपया, आप इधर देखें ये जो अभी पनामा का जो चक्कर चल रहा है, इसमें जो इदारे जिसने काम करना था, नैब के चेयरमैन साहब चाइना के दौरे पर चले गए, इस वक्त कोई केस नहीं उन्होंने खोला। पनामा पेपर्स आए, नैब को नहीं चाहिए था कि वो इन्वेस्टिगेट करता, एफआईए को नहीं चाहिए था कि इन्वेस्टिगेट करता, क्या खैबर पख्तूनख्वा से आके इन्वेस्टिगेट करेंगे? सारे इदारों को तो आप दबा के रखते हैं। जैसे ही बात होती है पंजाब में ऑपरेशन की, इधर ना आना, हमने बता दिया है, उधर रहना, बस वहीं ऑपरेशन करो। यार क्या ये हमारा कराची जो है ये कोई बकरी है कि सारे ऑपरेशन यहीं कर लो, पंजाब में ना करना? क्यों पंजाब में ना करना भाई? वहाँ नर्सरीज हैं जो हार्बर करती हैं टेररिज्म, वहाँ पे लोग पैसा वहाँ पे चलता है, बाकायदा जो करप्शन का पैसा है पंजाब के अंदर पनपता है इन चीज़ों के अंदर। आप वहाँ पे ऑपरेशन ना करना, नैब उधर नहीं आ सकती, एफआईए उधर नहीं आ सकती, ऑपरेशन नहीं कर सकती, चाहे वफाकी इदारे हो या सूबाई इदारे हो, तमाम लोगों को करप्शन के हवाले से जो है मुख्तसर जवाब दे दें इसका। जी डॉक्टर साहब बोले। देखिए गुजारिश है जी कि इमरान साहब ने एक रटी ट्राई तकरीर कर दी है जो अक्सर प्रोग्रामों में ये फरमाते हैं एफआईए उधर ना आना, नैब उधर ना आना, फलां उधर ना आना। किसको हमने रोका है? मैंने नहीं की, ये तो आपके मियां साहब के अल्फाज हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एफआईए यहाँ पे काम कर रहा है, ये तो आपके अल्फाज हैं। एफआईए यहाँ पे काम कर रहा है मुकम्मल तौर पे।
यार जरा चुप करें ना, जरा क्या मेरी बात काम सुन कर रहा लेना। है? बताएं तो सही, क्या काम कर रहा है, कितने नैब काम करप्ट कर रहा अफसरान है पकड़े यहाँ पे। अगर आप कितने उनके MPs पकड़े? यार पहले इनसे सुन लें आपके आप। अपना मैं मिनिस्टर, बदतमीजी की तरह बात नहीं कर सकता, पहले इनकी तारिक बात साहब, सुन लें आपका आप। अपना इमरान साहब सिटिंग जवाब दे लेते मिनिस्टर, ना। आपका सिटिंग मैंने मिनिस्टर जवाब तो लेने दे मुझे, मिनिस्टर की वीडियो लीक बदतमीज है ना, हुई, मेरी बात सुन ले एक उसकी मिनट, वीडियो उसके लीक बाद हुई अपनी कि वो बात मांग रहा है शहबाज शरीफ के नाम पे। आपका सिटिंग मिनिस्टर कमीशन मांग रहा है शहबाज शरीफ के नाम पे, अपना कट मांग रहा है। क्या किया FIA ने उसका? अच्छा इमरान साहब, नैब ने अब क्या मुझे किया जवाब उसका? तो लेने दें कुछ उनसे। नहीं हुआ। इमरान भाई साहब जवाब लेने दें मुझे। हाँ जी ले लें, जी डॉक्टर साहब। जी ले लें। यार मैं सिर्फ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, आप इन्हें कहीं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लें। इनकी सारी झूठी बातें उन्होंने आप जवाब दें, आपको मौका दें। आपकी शान में क्या गुस्ताखी कर दी मैंने? आप गुस्ताखी आपने ये कर दी है मेरे कि आप प्रोग्राम का हमारे वक्त सीधे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सारे जवाब सारे के सारे ऐसे शाही खानदान के हैं कि नैब काम गुस्ताखी नहीं हो कर गई रहा। कोई आपसे। बिल्कुल झूठ। यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि FIA काम नहीं कर रहा, बिल्कुल क्या झूठ। काम कर रहा है वो यहाँ पे बताएं। आप कह रहे हैं रेंजर्स काम नहीं कर रही, बिल्कुल झूठ। यहाँ पे तमाम इदारे काम कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये तफसील झूठ दूं के तो आप कि चैंपियन पिछले हैं। 6 माह में 1 साल में नैब ने कितने यहाँ पे काम किए, कितने लोगों को पकड़ा, कितनी रकम बरामद की, FIA ने कितने यहाँ पे लोगों को पकड़ा, कितनी रकम बरामद की, अगले प्रोग्राम में मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ दे दूंगा। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई पंजाब को नो गो एरिया है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मिसाल के तौर पे कराची के अगर आप बात करें, कराची के एक एरिया के अंदर अगर ज्यादा रेड हो रहे हो, ज्यादा छापे लग रहे हो, तो इसका मतलब है कि जराम पेशा अफराद वहां पे रहते हैं उन एरियाज में जहां पे ये ऑपरेशन ज्यादा इंटेलिजेंस के इदारों के। इसका मतलब है कि वहां पे लॉ कानून को तोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं, वहां पे जराइम पेशा अफराद ज्यादा हैं। अगर पंजाब में किसी जगह, मैं आपको जो पंजाब में एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट है उनके तमाम एक्शन बता सकता हूँ कि कितने लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए, कितने दहशतगर्द मुझे एक मौका दे डॉक्टर साहब। बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। सारे करप्ट लोग कराची में रहते हैं, सारी करप्शन कराची में पलती है। इमरान साहब एक सेकंड यार ये क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ अच्छा एक सेकंड इमरान साहब मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दे, ये बहस इस तरह नहीं होगी। एक पनामा के हवाले से आज तहरीक इंसाफ ने बड़ी एक्साइटमेंट शो की है, ये कहते हुए कि जैसे एक कतरी शहजादे का खत आया था वो एक नया मोड़ था, आज एक और मोड़ आया है। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता दूं। मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक ईमेल मौसूल हुआ है जो कि सुबह तक ये कहा गया कि काशिफ काजी का खत है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद के नाम पर जाली अकाउंट्स बनाए गए जिसके जरिए इसहाक डार साहब ने पैसा जो है पाकिस्तान से मनी लॉन्डर किया और लंदन भेजा। लेकिन अब कुछ कंफ्यूजन ये है कि ये खत क्या काशिफ काजी साहब का था या किसी एक सहाफी का था जिसने ये कहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है और मैं वो सबूत देने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान अदालत आके। तो क्या वजह है कि इसकी क्लैरिटी अभी आई नहीं है, सिर्फ मीडिया पे ये खबर है। और इमरान भाई साहब आपकी पार्टी ने जो है कहा है कि हम राब्ता भी करेंगे, एक नया मोड़ आ गया, एक बहुत बड़ा सबूत हमारे हाथ लग गया है। देखिए बात यह है कि वो काशिफ काजी खुद हो, उनका कोई भाई हो या कोई और शख्स हो या मीडिया के कोई ऐसे लोग हों या रिपोर्टर हों जिनके पास सबूत हैं। बात तो शवाहिद की है। अगर कोई शख्स आके अदालत में सबूत पेश करना चाहता है तो बेशक 100 बिस्मिल्लाह आके सबूत पेश करे, उसमें घबराने या परेशानी होने की क्या बात है कि किसने लिखा है। जिसने भी लिखा है उस कल पता लग जाएगा, कल कोर्ट में आ जाएगी बात खुल के सामने। फर्क है अगर एक शख्स खुद कह रहा है कि मेरे और मेरे बाप के नाम पे जाली अकाउंट बनाए और मैं आके टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हूं, उस बात में और इस बात में कि एक सहाफी कह रहा है कि मेरे पास कोई स्टोरी है या मैंने कोई स्टोरी की थी और मेरे पास शवाहिद है, इस बात में बहुत फर्क है। तो तहरीक इंसाफ पहले अपना होमवर्क कर ले कि ये ना हो कि एक दफा फिर पता चले कि कोई सहाफी था जिसने ऐसी कोई स्टोरी दे दी थी। ये नंबर 1 ये कि ये कोई ईमेल तहरीक इंसाफ ने तो की नहीं है कि हमें कोई उसका बड़ा एग्जैक्ट चीज़ पता हो ना। तहरीक इंसाफ को हुई है, ये एक ईमेल हुई है रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ से बात बाहर आई है, पता लगा ज़राए से किसी इस तरह की ईमेल आई है। वो जब कल पता लगेगा वो पता लग जाएगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि अगर कोई भी शख्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में किसी के पास सबूत हैं करप्शन के तो वो ज़रूर अदालत को दे। उससे क्या किसी को, मेरा ख्याल है कोई कबात नहीं होनी चाहिए ना अदालत को, ना हमें, ना किसी और को। क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1 तो ये था कि कतरी शहजादे का लेटर जो दिया है, पहला तो ये है कि जो कतरी शहजादे का लेटर दिया है वो आज का नहीं है। इससे पहले भी इसी खानदान का एक लेटर पहले हेलीकॉप्टर केस में दे चुके हैं। इनको देखे ना। इमरान साहब मुझे जवाब लेने दें, मुझे जवाब तो लेने दें, एक सेकंड इमरान साहब मुझे जवाब लेने दें। जी मुझे जवाब लेने दें। डॉक्टर साहब ये क्या है सिलसिला? अगर काशिफ काजी का ये खत है या किसी सहाफी का खत है जो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि जाली अकाउंट बनाए गए और पैसा मनी लॉन्डर किया गया। मुझे उन लोगों की अकल पे
मातम करने का दिल करता है, जो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालतें SMS के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए सबूत और इस तरह की बातों के ऊपर वो कोई फैसला दे देंगी या वो उन पर यकीन कर लेंगे। शहजादे के साथ जरूर चलती हैं अदालतें पाकिस्तान में, वो खुद आए यार, वो चुप कराए यार, अगर मेरे से बात करनी है, वरना मैं जा रहा हूं। इमरान साहब ये ना करें, इमरान साहब ये गलत बात है, मैंने आपको वक्त दिया तो भाई ईमेल पे बात ईमेल पे नहीं चलती है, मेरे ख्याल से ये गलत बात है। आपने जब भी डॉक्टर साहब ने बात की, आपने इंटरफेयर किया, ऐसा ना करें, उनसे जवाब तो लेने दें मुझे कम से कम। जी डॉक्टर साहब, नहीं, अपने मस्करापन करना होता है तो शहजाद आप बुला लिया करें लोगों को, इन्हीं तरह के लोगों को बुला लिया करें। मैं उनकी पूरी बात सुन रहा हूं, पूरी बात सुननी चाहिए। मस्करा तो आप लोगों ने मस्करापन आप लोगों की इजाद है, यही देखे ना, मस्करापन तो इजाद ही आप लोगों की है भाई। आपको इस बात का नोटिस है, आपने रखे हैं दरबारियों में। मैं ले रहा हूं सर नोटिस, आप प्लीज क्रॉस टॉक ना करें। डॉक्टर साहब मुझे जवाब दे दें। इमरान साहब तो मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हिम्मत नहीं है जी डॉक्टर साहब जवाब दे दें। चमचागिरी प्रोग्राम में सबसे बड़े चमचे तो आप। मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान की अदालतों में कभी भी SMS के जरिए, ईमेल्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप ना कुछ साबित कर सकते हैं, ना अदालतें उसको मानती हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिस शख्स ने ईमेल की है, अगर वो कोई अपना अटेस्टेड, जो कि वहाँ से भी अटेस्टेड हो, पाकिस्तान एम्बेसी से भी अटेस्टेड हो, जो लंदन में है, यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड कोई डॉक्यूमेंट दे, उसकी यकीनन अहमियत है, अदालत उस पर ज़रूर गौर करेगी। लेकिन अगर आप मीडिया वॉर चाहते हैं, किसी ने ईमेल कर दी, मैं आपके नाम से मैं अकाउंट बना के 10 लोगों को ईमेल कर सकता, ये क्या पता लगेगा कि शहजाद हुसैन ईमेल कर रहा है, डॉक्टर तारिक कर रहा है? ये बच्चों वाली बातें हैं, अब ये कोर्ट के हाथ में गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट के हाथ में कोर्ट के हाथ में नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। कोर्ट को कोई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अगर आप देंगे, कोर्ट उस पर जरूर गौर करेगी। कह रहे कि दिए, उन्होंने सबूत दिया है, वो पाकिस्तान एम्बेसी लंदन करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये कहा है, पहले तो ये फैसला करना है ये खत लिखा किसने है, और फिर ये कोर्ट का इस्तेकाक होगा कि उसकी उनकी पिटीशन हो या जो भी हो, उनको बुलाना चाहते हैं या नहीं बुलाना चाहते, उनके पास कोई एविडेंसेस है या नहीं, ये उसके बाद साबित होगा। इस प्रोग्राम पर आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।